हेलो बच्चों, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो फिट और फाइन तो सब होंगे, लेकिन आई थिंक नर्वस आप सब होंगे। क्यों? क्योंकि कल है बायोलॉजी का आपका सीबीएसई का पेपर। सीबीएसई का जब पेपर होता है और इसके बाद तो आपके सारे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तो एक नर्वसनेस लास्ट पेपर की जो होती है ना, वो अलग ही होती है। क्यों? क्योंकि आप पता है, इसके एक बार नर्वसनेस, एक बार टेंशन ले लो, फिर क्या है, फिर तो आपको कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है ना। आप सब बच्चे कॉलेज के लिए भी थोड़े वो अलग ही तरीके की नर्वसनेस होती है। लेकिन ये जो लास्ट एग्जाम की नर्वसनेस होती है ना, ये बिल्कुल खुशी के बिल्कुल एज पे होती है ना, कि बिल्कुल बस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ टाइम तो पढ़ाई करेंगे ही नहीं, कुछ टाइम तो हम मस्ती करेंगे, 1-2 दिन तो, फिर अपना देखेंगे यार कॉलेज का एंट्रेंस, है ना, जिसको जो भी देना होगा। ये तो बेटा, हो सकता है आप में से कई बच्चों को नर्वसनेस के साथ-साथ अभी भी लग रहा हो कि प्रिपरेशन हमारी पूरी नहीं हुई है ना? या अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, इसके बारे में आइडिया ना हो। मैं ये नहीं कह रही, हर बच्चा अपने तरीके का होता है, कुछ बच्चों को आइडिया होगा कैसे करना है ना, कुछ बच्चों को टीचर से ऑलरेडी सपोर्ट, गाइडेंस सब कुछ मिला होगा, है ना? लेकिन और कुछ बच्चों का सिलेबस तो वो 2-3 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हर बच्चा बेटा एक तरीके का नहीं होता। कुछ बच्चों का हो सकता है कोई रीज़न हो कि उन्होंने नहीं पढ़ाई करी हो, क्योंकि आई नो डेज़ आपको बहुत मिले थे, है ना? अगर आप 1 दिन में 1 चैप्टर भी करते तो बहुत आराम से कर लेते। लेकिन हर बच्चा अपनी तरह का होता है, किसी बच्चे ने हो सकता है कुछ रीज़न हो, किसी बच्चे को आलस आ गया हो कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स बाद के लिए रख दी हो, है ना? तो मैं आपको आज कुछ टिप्स दूँगी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की। बेटा इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, आपके लिए भी ईज़ी रहेगा और साथ ही साथ आपके मार्क्स अच्छे टीचर को देने ही पड़ेंगे जो आपका चेकर होगा, ठीक है? और साथ ही साथ अगर बाय चांस किसी बच्चे का, जो मैं टॉपिक्स बताऊँगी और डायग्राम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी, अगर किसी बच्चे का रह गया हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक, तो उन्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैम ने ये वाला डायग्राम और ये वाला टॉपिक बताया था, ये मेरा रह गया अभी भी, तो मैं इसको अच्छे से कर लूँ, ठीक है बेटा? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी टिप्स से, ठीक है? सबसे पहले जो मैं आज टॉपिक बताऊंगी बेटा, आप सबको ध्यान से सब बच्चे सुनेंगे उन टॉपिक्स को, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सारे हाई वेटेज के टॉपिक है, ठीक है? उनकी वेटेज, आपके चांसेस, आपने अभी तक पिछले पेपर्स जितने भी देखे हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि इनसे लगातार पूछा ही जाता है, ठीक है? तो वो सब बच्चे अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे एक बार कि सब बच्चों ने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, ठीक है? जस्ट इन केस किसी भी बच्चे का कोई टॉपिक रह गया हो, तो अभी भी बेटा टाइम है, आप 2-3 टॉपिक्स तो अभी भी एक दिन में क्लियर कर सकते हो अपने, ठीक है? डायग्राम्स और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कर बेटा आप डायग्राम सुंदर बनाने के चक्कर में लेबलिंग भूल जाते हो, ठीक है? कई बार बच्चा सोचता है कि अरे यार, मेरी डायग्राम, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी, तो मैं डायग्राम कोशिश भी नहीं करता बनाने का। तो बेटा ऐसा नहीं करना है। अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है किसी बच्चे की, ठीक है, हो सकता है हर किसी की अच्छी नहीं होती है ड्राइंग, ठीक है? और स्पेसिफिकली जो लोग डॉक्टर बनने वाले होते हैं, उनकी तो राइटिंग का सभी मजाक उड़ाते हैं, है ना? तो वो सारे बच्चे देखो, एक काम करना, कोई भी डायग्राम आए, गंदा सा बनाओ, ठीक है? इतना बस थोड़ा क्लैरिटी रखना, टीचर को समझ तो आए क्या बनाया है, ठीक है? थोड़ा सा क्लियर शीट रखना। ड्राइंग चाहे गंदी हो, लेकिन लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा। क्यों? क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम जो होती है, एक-एक लेबल पे आपको हाफ मार्क देती है, ठीक है? एक-एक लेबल पे आपके हाफ मार्क होते हैं। एक लेबलिंग आपने मिस कर दी तो आपका हाफ मार्क गया, ठीक है? या जितना भी डिवाइड करके बनता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? वो आपका चला जाएगा। इसलिए बेटा लेबलिंग सारे डायग्राम्स की जितने भी मैं बताऊंगी आपको, वो सारे डायग्राम्स की लेबलिंग सब बच्चे अच्छे से करेंगे, ठीक है? अब पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स बेटा, अब ये टाइम है कि अब आप पूरी तरह पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स देख नहीं सकते, है ना? सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरी तरह। तो एक बार अगर अभी भी आप लोगों ने पीवाईक्यू और सैंपल वैसे तो कुछ पीवाईक्यूज मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे, लेकिन और सैंपल पेपर भी करवाया था, लेकिन अगर अभी भी लग रहा है कि ठीक है, हमें और पहले के देखने चाहिए, तो वो एक काम करना, वो वीडियोस देख लेना दोबारा से। और अगर अभी भी लग रहा है कि पूरा देखने का टाइम नहीं है, तो एक काम करना, ये भी कि ना, जस्ट गो थ्रू कर लो, ठीक है? क्वेश्चंस पढ़ लो कि क्या तुम्हें इनका सॉल्यूशन बनाना आता है, आ रहा है, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगे, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना, है ना? एक आध ही होगा मुश्किल से। अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे होंगे, है ना? कल ही एग्जाम है, तो भाई अब तो प्रिपेयर्ड होंगे ही, काफी टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें कहीं अटका दे, तो उसका आंसर जरूर देखना, ध्यान से देखना, ठीक है? उसका आंसर सब देखना, उससे क्या है, और क्लैरिटी मिलेगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस तरीके घुमा के पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, तो आने का चांसेस हैं, ठीक है? अच्छा बेटा,
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस या फिर आपके सीबीक्यू या शॉर्ट में भी कई बार थोड़े से इलैबोरेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेटा देखो, आपकी मार्किंग स्कीम आपसे ये नहीं कहती है कि आपको लॉन्ग आंसर है तो आपको कितना, आपको 50 वर्ड्स का आंसर लिखना, 100 वर्ड का आंसर लिखना ही है, ठीक है। साइंस में कभी भी ये चीज अप्लाई नहीं होती है, आपकी इंग्लिश में, हिंदी में ये अप्लाई होती है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में ये अप्लाई होता है, आपके साइंस में क्या चलता है, वर्ड्स पे मार्किंग स्कीम, वर्ड्स पे मार्क्स देती है। तो सपोज आपका कोई टॉपिक आता है, जैसे सपोज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आ गया, ठीक है, कि आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो कोशिश करो उसे टैबुलर फॉर्म में बनाओ, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। क्या है, उससे क्लियर भी ज्यादा लगेगा, शीट भी साफ रहेगी, और टीचर को बेटा समझ में भी इजीली आएगा, ठीक है। कोई चीज ऐसी है प्रोसेस वाली, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, इवन गेमिटोजेनेसिस में भी, जहां स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ट्रांसलेशन, ठीक है, आपका ये सब चीजें ना, अगर और आपका फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सब आप कोशिश करो कि आप इनको, और इनके लॉन्ग आंसर्स बेटा बहुत आने के चांसेस रहते हैं, एक ना एक, देखना जो टॉपिक मैंने बोले इनमें से एक ना एक आएगा ही, पक्का है, ठीक है। तो इनको कोशिश करना कि आप फ्लो चार्ट में बनाओ, ठीक है, प्रॉपर ऐसे फ्लो चार्ट में। और बेटा एक भी आपको, जरूरी नहीं है आपकी इंग्लिश गलत हो, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन मेन वर्ड्स आपके जरूर हो। मेगास्पोरोजेनेसिस लिख रहे हो अगर, तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये लिखना कि एक डिसफंक्शनल हो जाता, वो एक फंक्शनल रहती है, बाकी नॉन फंक्शनल हो जाती है। और क्या बनता है, एम्ब्रियो, सैक, ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, मार्किंग स्कीम इसी पे मार्क्स देगी। तो इन सबको मेंशन करना जरूरी है फ्लो चार्ट में। इंग्लिश कैसे भी लिखो, ठीक है, इंग्लिश का पेपर नहीं है आपका, आपका है बायोलॉजी का पेपर, तो मेन मार्किंग स्कीम के वर्ड जरूर होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे मेगास्पोर, मदर सेल, ठीक है। तो ये सब आपको मेंशन, अगर मेगास्पोर पे आता है, ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी प्रिसाइज लिखो आंसर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी कहा, और हाँ बेटा देखो, कई बार बच्चे ये करते हैं, आंसर पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हैं। पैराग्राफ, बेटा बायो के टीचर कभी भी पैराग्राफ प्रेफर नहीं करते, ठीक है, पैराग्राफ नहीं, फ्लो चार्ट में बनाओ, टेबल्स बनाओ, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन में फ्लो चार्ट, टेबल्स, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करो, ठीक है, डायग्राम जरूर, जिस भी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में अगर उसने लिखा भी नहीं है डायग्राम, कि आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा अगर कि आपको डायग्राम देना, तो भी डायग्राम बना के देना देना पड़ेगा बेटा आपको, गलती से भी डायग्राम मत छोड़ देना, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो समझ आ गया। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम रहना और कॉन्फिडेंट रहना। अक्सर क्या होता है, बच्चे हड़बड़ी में होते हैं, है ना, बच्चे थोड़ा डरे हुए भी होते हैं, तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ेंगे ही नहीं, या जहाँ पे और वाला ऑप्शन होता है, कई बार बच्चे देखते ही नहीं है कि अरे हमें सारा अटेम्प्ट नहीं करना था, हमने कर दिया, है ना, या फिर कई बार एक आध क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो जरूर से बेटा सब बच्चे कोशिश ये करना, देखो अपना नंबर 1 से स्टार्ट करो। आप पेपर जो है ना बोर्ड वाले, आप बच्चों की साइकोलॉजी जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पेपर सेट ही ऐसा करते हैं कि पहले बच्चे को छोटे क्वेश्चंस दो, ठीक है, धीरे धीरे बच्चे का फ्लो बनाओ। तो कोशिश ये करो कि आप उसी फ्लो में पेपर अटेम्प्ट करो जिस फ्लो में आपको दिया गया है, मतलब क्वेश्चन 1 से 33 तक जो दे रखा है उसी फ्लो में अटेम्प्ट करो। जस्ट इन केस किसी बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि हाँ इस पोर्शन के क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो ही आप अपना सीक्वेंस चेंज करना क्वेश्चंस का, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ के ये लग रहा है कि मैं इसका अच्छा, ज्यादा अच्छे से सबसे पहले आंसर दे सकता हूँ, तो भी वो पोर्शन पहले करना, क्योंकि टीचर देखो जैसे ही आपका एग्जामिनर पेपर चेक करेगा, जो पोर्शन आप सबसे अच्छा कर सकते हो, जिसमें टीचर का भी दिमाग चेकिंग के टाइम पे आपके लिए कम खराब हो, ठीक है, कि अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, राइटिंग जिसमें कम हो, ठीक है, इसीलिए आपके एमसीक्यू एआर पहले दिए जाते हैं, ताकि एमसीक्यू एआर में क्या है, गलती के चांसेस, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं, तो गलती के चांसेस क्या होते हैं आपके कम, और राइटिंग भी आपकी सही रहती है, ऑप्शन ही देखता है टीचर बस आपका, ठीक है। तो उसमें टीचर के लिए भी इजी रहता है, टीचर को चेकिंग करना भी अच्छा लगता है वो वाला पोर्शन ना, इसीलिए सीक्वेंस वो दिया जाता है। अगर आपको किसी में कॉन्फिडेंस है कि आप वेरी शॉर्ट ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, या शॉर्ट पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, या लॉन्ग में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तभी बेटा पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है, वरना पहले एमसीक्यू और एआर ही अटेम्प्ट करना, ठीक है, सब सीक्वेंस वाइज। आप बेटा जरूरी है कि आप 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लो, ठीक है। अक्सर कर बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं,
अब ठीक है, अभी तक सारे दिन कर ली रात भर पढ़ाई, आज कोई नहीं करेगा, ठीक है? आज सब बच्चे टाइम से अपना 10 साढ़े 10 बजे पढ़ाई बंद, ठीक है? अपना सोने जाएँगे सब टाइमली, सुबह जल्दी उठना है, 10 बजे तक कर देना बंद, ठीक है? थोड़ा-सा माइंड को भी रीसेट होने को टाइम लगता है ना? रीसेट होने दो माइंड को, ना? और ना रिफ्रेश भी होने दो, ठीक है? रिफ्रेश नहीं होगा माइंड तो क्या होगा सुबह नींद आएगी, उबासी आएगी और पेपर के टाइम पे क्या होगा ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी तो क्या होगा आलस नींद यॉर्निंग करते रहोगे और फिर फोकस कम होगा ठीक है तो इसीलिए और अपने पास वाटर बॉटल सब बच्चे लेके बैठेंगे आई गेस अभी भी अलाउड है बॉटल तो है ना हमारे टाइम पे तो होती थी क्योंकि अलाउड अगर अलाउड है तो सब बच्चे लेके बैठेंगे अदरवाइज अगर अलाउड नहीं होता तो आपको कोई ना कोई आपके सेंटर का पियोन वगैरह वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता रहता तो अपने पास वाटर ग्लास अपने हाइड्रेटेड रहना ठीक है पेपर के टाइम पे क्योंकि कई बार टफ क्वेश्चन देख के और टाइम जब बीत रहा होता है तो अक्सर कर बहुत ज्यादा प्यास लगाती है ठीक है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है ठीक है सब बच्चे जरूर लेके बैठेंगे और पेपर बेटा थोड़ी देर पहले आपको इसलिए दिया जाता है 15 मिनट पहले ताकि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सको ठीक है और क्या कर सको एनालाइज कर सको कि कौन सा पोर्शन ये जैसे और में दे रखा होता है तो आप एनालाइज कर लो पहले कि मुझे और में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑप्शन में उनमें आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है किसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ठीक है इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ अभी थोड़ा सा इस वाले पोर्शन में डाउट है उसको लास्ट के लिए छोड़ दो ठीक है उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो अच्छा बेटा एक और चीज बताऊंगी मैं आपको अक्सर कर बच्चे क्या होता है कोई क्वेश्चन हर किसी को देखो हर सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है आए आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन टफ मिल जाए आप ना ही सॉल्व कर पाओ फिर भी बेटा कई बार जैसे आपके फिजिक्स के पेपर में हुआ था बहुत टफ क्वेश्चंस आए थे बच्चों ने कोई काफी पोर्शन छोड़ दिए थे ठीक है तो बेटा छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं ठीक है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं आपके सीबीएसई के एग्जाम में तो छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं अगर कई बार क्या होता है टफ क्वेश्चन होता है तो ना सीबीएसई आपको ये दे देता है ऑप्शन जैसे अब आपके फिजिक्स के पेपर में भी ये कहा जा रहा है कई बार ये कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्किंग दी जाती है ठीक है ग्रेस मार्किंग कि अगर टफ क्वेश्चन है किसी बच्चे से नहीं हो पाएगा तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे कि सबको ही थोड़े थोड़े उस जिसने अटेम्प्ट किया है उसको उस पे मार्क्स मिल जाएगा फिर चाहे उसने पूरा लिखा ही नहीं कुछ भी नहीं लिखा सिर्फ 2-3 वर्ड्स लिखे हैं उस पे तो भी मार्क्स मिलेंगे ठीक है तो इसीलिए अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करोगे ठीक है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन में यहां लिख देती हूँ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन ठीक है तो ये कुछ आपके टिप्स है कोशिश यही टैबुलर फॉर्म में आंसर्स लिखो पेज दे दे के बेटा लाइंस डालना ठीक है दोनों शीट लाइंस जरूर डालना बॉर्डर्स बनाना ताकि आपकी शीट क्लियर रहे ठीक है थोड़ा सा खुला खुला लिखना शीट पे डायग्राम बनाओ तो डायग्राम के लिए पेंसिल जरूर लेके जाना ठीक है पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करना ठीक है अपने पास दोनों ब्लैक और ब्लू पेन लेके आना ठीक है ये सब छोटी छोटी टिप्स है ये आपको अभी तक आ गई होंगी इतने टाइम से दे रहे हो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जल्दी से आपके ये जो स्पेसिफिकली यूनिट वाइज ठीक है यूनिट की कितनी वेटेज है वो भी मैंने लिख रखा है देखो बेटा आपके जो पहले 2 यूनिट है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स ठीक है इन दोनों की वेटेज सबसे ज्यादा होती है आपके दोनों में से देखना लॉन्ग क्वेश्चन कोई ना कोई इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा जो इन ये टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही यूनिट के फर्स्ट और सेकंड यूनिट के यहीं से आते हैं ठीक है इन्हीं पोर्शन में से कोई ना कोई आएगा ठीक है तो जरूर से बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ठीक है ओव्यूल का स्ट्रक्चर डायग्राम ठीक है सब बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे और उसी के साथ साथ बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस ठीक है क्योंकि एम्ब्रियो सैक का अक्सर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम ठीक है तो वो पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ साथ ठीक है वो पूरा दे रखा है ना आपका डिवीजन कैसे हो रहा है वो अगर आपसे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पूछ लिया आप वो डायग्राम बनाया होगे ना और डायग्राम अगर आपको आता होगा तो आप थ्योरी भी थोड़ा बहुत लिखा होगे ठीक है तो आपको बिल्कुल कहीं मार्क्स कटेगा ही ठीक है डायग्राम बनाया ना मेगास्पोरोजेनेसिस में कहीं मार्क्स नहीं कटेगा पॉलिनेशन टाइप एंड प्रोसेस ठीक है पॉलिनेशन टाइप्स बेटा ऑटोगेमी गिटनोगेमी वो जीनोगेमी आपके ना इन सब में ना डिफरेंसेस बहुत आते हैं आपका शॉर्ट बनने का क्वेश्चन ज्यादा रहता है डबल फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन में भी और उसका डायग्राम भी ठीक है जहां पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है ना वो वाला डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है तो वो डायग्राम अच्छे से कर लेना ठीक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स उसके पार्ट्स ठीक है उसके पार्ट्स जो है उन पे छोटा क्वेश्चन बनने की चांसेस रहेंगे उनकी डेफिनेशंस पे या पाथवे ऑफ स्पर्म ठीक है स्पर्म का स्ट्रक्चर
ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में बेटा स्पर्म का स्ट्रक्चर जरूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। और oogenesis में भी पूरा साइकिल, ठीक है। oogenesis के कम चांस है, अगर आया भी तो। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का स्ट्रक्चर जरूर अच्छे से कर लेना। और वो जो आपका चार्ट, आपका वो जो ग्राफ दे रखा है ना, एक डायग्राम दे रखा है ना, जिसमें आपके वो दिखा रहे हैं कि मियोसिस कैसे हो रही है और कैसे डिवाइड हो रहे हैं दोनों oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अच्छे से कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। वो बना भी आओगे अगर oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में, मार्क्स पूरे हैं, ठीक है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम है जिसमें आपके सारे हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन दिखाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। जो वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है जिसमें आपके हार्मोन्स का, आपके एलएचएस वो आपका एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल्स दिखाया गया है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। वो अच्छे से लेबलिंग के साथ सब बच्चे करेंगे, ठीक है। आर्ट, ठीक है बेटा। इन आपका जो ये वाला चैप्टर है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, इससे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इससे कभी भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इतनी वेटेज नहीं है इसकी, ठीक है। आर्ट से बेटा गिफ्ट, गिफ्ट इन पे कंफ्यूजन, इन पे डिफरेंस के आने के चांसेस बहुत रहते हैं। गिफ्ट, गिफ्ट अच्छे से सब बच्चे करने ना, या फिर आपका आईसीएसआई पे ना छोटा क्वेश्चन, एआई पे, आईयूटी पे, इनसे होता है 1 मार्क क्वेश्चन आपके एमसीक्यू, एआर, इनमें कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिए जा सकते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स आपके रहेंगे। एक तो आपके बैरियर मेथड्स, ठीक है, बैरियर मेथड अच्छे से कर लेना, और आईयूडी, आईयूडीज पे तो बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना। चलिए हम जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स आपकी सबसे ज्यादा वेटेज की आएगी, 20 मार्क्स की। अभी तक भी अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं करे तो जरूर देख लो, ठीक है। अभी भी टाइम में कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, बेटा इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा, मोनो हाइब्रिड अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए डाई हाइब्रिड की प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्योंकि इस पे क्रॉस के आने के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, या कई बार एक्सप्लेनेटरी आ जाता है। पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन उसी के बनते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन, सब है ना। देख लेना बेटा किस जनरेशन में हो रहा है, हर जनरेशन में हो रहा है कि नहीं। अगर हर जनरेशन में होगा तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर हर जनरेशन में नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिसेसिव होगा, ठीक है। सपोज गर्ल फीमेल को है, फीमेल से मेल को हो रहा है, तो एक्स, एक्स वाला एक्स रिसेसिव होगा, ठीक है। फीमेल है, फीमेल से मेल को हो रहा है, तो आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ठीक है। ये कुछ यही आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे इसमें। बेटा आपको मैं एक टिप बताती हूँ, आपको पेडिग्री एनालिसिस में ज्यादातर आपसे मैंने पास में देखा है ऑटोसोमल रिसेसिव पूछा जाता है, ज्यादातर आपसे, ठीक है। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है मैंने तो ये देखा। मेंडिलियन डिसऑर्डर, ठीक है, मेंडिलियन डिसऑर्डर में आपका सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जो वो वाले हैं, आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं, उनमें आप बस ये वाले कर लेना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में देखो, आप सबके ना कैरेक्टरिस्टिक्स याद जरूर कर लेना कि आपके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो आपको अब तक आपको हो गए होंगे याद, ठीक है। बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बेटा इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। और उसका डायग्राम सब बच्चे अच्छे से करेंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, सब बच्चे अच्छे से करेंगे कि कैसे कहाँ बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। और वो आपको जब आप उसे, और कई बार लिखने को भी आ जाता है बड़े मार्क्स में, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड्स कहाँ बन रहे हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बन रहा है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, बेटा इसे आप जितना कोशिश करो डायग्राम बेस्ड बनाओ, ठीक है, स्टेप वाइज, फ्लो चार्ट वाइज, उतना क्लियर लगेगा, उतना टीचर को भी ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। आप स्प्लाइसिंग वगैरह सब डायग्राम में दिखाओगे तो ज्यादा, कैपिंग, टेलिंग, ये सब डायग्राम में दिखाओगे तो टीचर को ज्यादा क्लियर लगेगा, तो मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इनको डायग्राम के थ्रू बनाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो बहुत सालों में देखा जाता है कि आ ही जाता है आपसे, वो है लैक ओपेरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक ओपेरॉन से एक ना क्वेश्चन कंफर्म है, आता है, तो सब बच्चे लैक ओपेरॉन जरूर करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फ्लो चार्ट में जितना बनाओगे लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट में सब बच्चे लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, कि बेटा सबसे चांसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चांसेस है आपके हार्डी वीनबर्ग में फैक्टर्स के। फैक्टर्स में भी आपके जो नेचुरल सिलेक्शन में टाइप्स है ना, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग,
और डायरेक्शनल, ठीक है, वो तीनों के डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसे कहते हैं ना, उसको अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल सब बच्चे, ठीक है, आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है, या फिर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो दोनों अच्छे से कर लेना, कोई भी एक पूछा जा सकता है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, बेटा फ्लो चार्ट में याद करना, ठीक है, फ्लो चार्ट में याद करोगे, क्या करना, उसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपना लिख लेना कि कौन सा ईयर है, क्या फंक्शन है, ठीक है, एक फ्लो वाइज, तो ज्यादा इजिली याद होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड यूनिट की बात करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी 12 मार्क की वेटेज होती है, जिसमें से बेटा ज्यादातर चांसेस है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विद डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसकी पूरी साइकिल है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कौन सा सेकेंडरी होस्ट है, कौन सा प्राइमरी होस्ट है, कौन सी स्टेज कहाँ मिलती है, सेक्सुअल स्टेज कहाँ मिलती है, एसेक्सुअल स्टेज कहाँ मिलती है, ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एड्स का वाला भी डायग्राम के साथ समझाना, डायग्राम में ही वो फ्लो चार्ट टाइप बना हुआ है, उसी को बनाया होगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, उसी में लिखा हुआ है, उसी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, उसी को बना दोगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अच्छे से बनाना, क्लियर बनाना। बेटा आपके ड्रग्स वाले पोर्शन से ना आपके छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, एमसीक्यू, एआर, ठीक है, या वेरी शॉर्ट, इससे ज्यादा नहीं आएगा ड्रग्स वाले में से, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कोई। ये ये मैंने डाल दिया आपके माइक्रोब्स वाले, बट माइक्रोब्स की ना वेटेज थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स के। तो फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माइक्रोब से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्या आपको बन रहा था, सिट्रिक एसिड आपके साइक्लोस्पोरिन से, ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन किससे बना, स्टैटिन किससे बना, ठीक है, सिट्रिक एसिड किससे बना, आपके सारे एसिड्स, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड थे, और आपके जो बायो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जो हमने पढ़े थे, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन, ये सब अच्छे से पढ़ लेना कि इनके कौन से वो एजेंट्स हैं, ठीक है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें यूज हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसमें भी आपके एमसीक्यू, एआर, ये सब बनेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आने की चांसेस हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ, और आपका या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा अगर ज्यादा मन करेगा टीचर को कि ठीक है इस चैप्टर में से डाल दूं वेटेज, अदरवाइज थोड़ा बहुत आपका एमसीक्यू या एआर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। ये हो गया ये वाला यूनिट। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट के बाद में, जो है बायोटेक। इसमें अक्सर कर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या क्या आ सकता है, कितना को। देखो बेटा एप्लीकेशन में तो आपकी सारी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आप आइडिया तो रख के जाना, ठीक है, नाम लिख के जाना ऐसे कि इसका एग्जाम्पल ये है, जीन थेरेपी का ये है, ठीक है, आपका पेस्ट रेजिस्टेंट का वो है एग्रोबैक्टीरियम नेमाटोड और नेमाटोड वाला मिलोइडी गाइनिन कॉग्निशिया, ठीक है, वो सब आप लिख के जाना। साथ ही साथ देखो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, वो नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला डायग्राम हल्का सा देख लेना, ठीक है, आना नहीं है वैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला कैसे होता है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा क्लोनिंग वेक्टर का डायग्राम पीबीआर 322 आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पीसीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पीसीआर पूरा पूछा जाता है अक्सर कर आप लोगों से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये सब बच्चे बहुत अच्छे से, अभी भी किसी ने नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, आपका फायदा होगा, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कि वो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, आपका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो हमने ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह टेट्रासाइक्लिन ये सब जो यूज करा था, उससे कॉलोनीज किस तरीके की मिली, ठीक है, क्या कॉलोनीज में ऑब्जर्व हुआ, ये सब जरूर देख के जाना, ठीक है, कि कई बार इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ब्लू कॉलोनीज हमें रिकॉम्बिनेंट में मिली कि नॉन रिकॉम्बिनेंट में मिली, तो जरूर से देख लेना, ठीक है। साथ ही साथ बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आपके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो आपका वही मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया वाला एग्जाम्पल, ठीक है, जो टबैको प्लांट में हमने यूज किया था। साथ ही साथ आपका कौन सा दूसरा था, आपका बीटी कॉटन देख लेना, देख के जाना जरूर। बीटी कॉटन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये होती है कि जो आपका वो प्रोटॉक्सिन होता है वो कन्वर्ट टॉक्सिन में कब होता है, जब वो एल्कलीन गट
एल्कलीन पीएच से मिलता है, ठीक है। तो ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, वो याद करके रखना, ठीक है। ये मैंने बता भी दी, उससे ज्यादा कहीं घुमाने नहीं वाला, ठीक है आपका। लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ये आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंसुलिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायग्राम बहुत अच्छे से बना के जाना इंसुलिन पे, ठीक है। डायग्राम जरूर से अच्छे से कर लेना इंसुलिन का, वो पूरा है ना आपका, कैसे बी ए बी सी चेन थी, फिर सी उसमें से निकली और आपको ए बी जो मिला है वो, ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स का क्या था वो पूरा, ठीक है। जीन थेरेपी का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ईयर ईयर वगैरह, ठीक है, गर्ल जिसमें मिला था, किस डिसीज के लिए मिला था, वो सब जरूर अच्छे से कर लेना, उसको एक्सप्लेन करने का आ सकता है। और उसको बेटा उसमें और भी ऑप्शन दिए गए थे आपका, एंजाइम रिप्लेसमेंट, ठीक है, बोन मैरो वाली थेरेपी, तो वो सब जरूर पढ़ के जाना उस पे भी कई, ताकि आप बड़ा क्वेश्चन बना सको अगर आप पे आ जाए, ठीक है। हम अपने लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं, जो है आपका 5th यूनिट। बेटा इसकी वेटेज कम रहती है बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत रहती है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है वैसे, और जो क्वेश्चन आता है उसकी बहुत ज्यादा मतलब वो होता है कि आपको कई बार बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स इसकी वेटेज भी रहती है अच्छी। एक क्वेश्चन आएगा लेकिन एक क्वेश्चन इतना टफ आएगा कि बच्चों ने ध्यान भी नहीं दिया हो तो मार्क्स खो देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल दोनों, ठीक है, अलोंग विद वो उनका ग्राफ जो है और इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ एंड इक्वेशन दोनों अच्छे से करके जानी है, ठीक है। साथ ही साथ एज पिरामिड्स, तीनों एज पिरामिड्स अच्छे से, ठीक है। कौन सा कैसा एज पिरामिड था, स्टेबलाइजिंग, ठीक है, आपका जो था, और नॉन स्टेबलाइज मतलब जो बाकी सब थे आपके, ठीक है, जो डायरेक्शनल थे वो वाले थे, ठीक है। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बेटा तीन, इनको, इनमें खाली एग्जाम्पल ही नहीं, आपका जैसे गॉस कॉम्पिटिटिव वो था प्रिंसिपल, है ना, गॉस प्रिंसिपल जो था, ठीक है, वो सब अच्छे से करके जाना, ठीक है। आपका प्रेडेशन से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, कंपटीशन से, म्यूचुअलिज्म से, ठीक है, वो फिग वाला एग्जांपल और ओफायरस वाला, ये सब बहुत पूछे जाते हैं बेटा, ये सब जरूर अच्छे से करके जाना, ठीक है। प्रेडेशन में भी एक आपको एग्जाम्पल, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत, कॉम्पिटिशन से अक्सर अगर देख रही हूँ मैं क्वेश्चन आ ही रहा है, तो कंपटीशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से जाना। पैरासिटिज्म में बस ये देख के जाना कि वो जो आपके लिखे हुए ना कि एंडोपेरासाइट क्या अडेप्टेशन के लिए क्या क्या चीजें चेंजेस कर लेता है, ठीक है, लॉस ऑफ नेसेसरी ऑर्गन, अननेसेसरीज ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो सब जरूर पॉइंट लिख के जाना, ठीक है, देख जाना, बाकी उससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। प्रोडक्टिविटी पे बेटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपके, जीपीपी, ठीक है, एनपीपी, जीपीपी, एनपीपी, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका वो न्यूमेरिकल है ना आपका, -r कर दो तो एनपीपी मिल जाता है, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन, बेटा इसे कोशिश करना जितना फ्लो चार्ट में बनाओ उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। डीकम्पोजिशन का फ्लो चार्ट में जितना बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पांचों स्टेप आपके, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, पांचों वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पांचों वर्ड कोई मिस नहीं करेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें बेटा आपसे जो वो इन्वर्टेड वाले जो होते हैं वो बहुत पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है बड़े क्वेश्चन में तीनों ही पूछ लिए जाए, ठीक है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आपके कॉजेज हैं क्या, हैबिटेट लॉस, को एवोल्यूशन ना, को एक्सटिंक्शन मतलब, और आपके ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और वो जो आपके थे वो 4 पॉइंट्स, वो आप अच्छे से, एलियन इन्वेजन, ये चारों आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है, अच्छे से लिखने, इन पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। साथ ही साथ बेटा रीजन टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया कॉजेज, तो पक्का रीजन आ सकता है, ठीक है आपका, जिसमें नैरो, ब्रॉड और एथिकल तीनों आएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि रीजन कौन से थे, रीजन वही थे बेटा, उनमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन, तो तीनों आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन, ठीक है, हाउ टू कंजर्व वाला जो था, उसमें बेटा सबसे ज्यादा आपके इन सीटू के आने के चांसेस है, इन सीटू के आने के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इन सीटू, तो वो आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है। यही टॉपिक्स थे जो मेरे को आपको बताने थे कि इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर किसी बच्चे का एक आध टॉपिक रह गया है तो एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, डायग्राम जितने भी बताए मैंने उनकी बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उनकी लेबलिंग भी अच्छे से जरूर देखना, ताकि आपको चाहे डायग्राम कैसा भी बनाया हो लेबलिंग बहुत अच्छे से हो, ठीक है। इसी के साथ बेटा
एक आपके लिए आज की कोट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना बेस्ट दो। ठीक है? अपना बेस्ट दो और कल का एग्जाम अच्छे से करके आओ कि भूल जाओ। ठीक है? बाकी अपना आगे की तैयारी करो। जो होगा आपने अगर अपना बेस्ट दिया है तो आपको आगे की तैयारी ही करनी चाहिए, आपको पीछे का सोचना ही नहीं चाहिए। जो होगा आपने अपने से अच्छा दे दिया ना अपनी साइड से, उससे बेटर आप नहीं दे सकते थे। आपने अच्छा दे दिया, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, बाकी जो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है? तो चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सबका पेपर अच्छा होगा, सब शांत रहेंगे, सब स्ट्रेस फ्री रहेंगे, सब रेस्ट करेंगे, प्रॉपर नींद पूरी करेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे। ठीक है? ये कुछ टिप्स थी, आई होप आपके काम आएगी। और चलिए कल के पेपर के बाद मिलते हैं। थैंक यू।